नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सिंधु जल संधि की संचालन समिति की बैठक में संशोधन प्रक्रिया का आकलन किया गया। भारत की नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री कई सवालों के घेरे में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उच्चतर कोटा संबंधी विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कुछ राज्यों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने के बाद आईएमडी ने राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। विश्व व्यापार संगठन की समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी टैरिफ विवाद में भारत के खिलाफ निर्णय सुनाया। और G7 देशों के जलवायु और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक साप्पोरो जापान में हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंधु जल संधि की संचालन समिति की बैठक में संशोधन प्रक्रिया का आकलन किया गया। भारत ने संचालन समिति की बैठक में किशनगंगा परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना पर जारी तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाहियों पर चर्चा की। किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। ये दोनों परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। जनवरी 2023 में भारत ने इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं करने का हवाला देते हुए उसे नोटिस जारी किया था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के अनुरोध पर किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण पर एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष को नियुक्त किया था। भारत सरकार ने दलील दी थी कि COA यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान के अनुरोध ने संधि में विवाद समाधान के श्रेणीबद्ध तंत्र का उल्लंघन किया है। IWT के अनुच्छेद 9 के तहत प्रदान किया गया विवाद निवारण तंत्र एक श्रेणीबद्ध तंत्र है। ये एक 3 स्तरीय प्रणाली है। IWT पर भारत और पाकिस्तान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न हुई थी। ये संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग पर दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती है। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां जिसमें कि सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल है, पाकिस्तान को दी गई और पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत को आवंटित की गई हैं। इसने संधि के क्रियान्वयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की। इसमें 2 आयुक्त दोनों देशों से एक आयुक्त शामिल हैं। सिंधु नदी बेसिन का अधिकतम क्षेत्र पाकिस्तान में है। इसके बाद भारत, चीन और अफगानिस्तान का स्थान है। इसमें किसी भी विवाद का प्रश्न इन दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों द्वारा निपटाया जाता है। मतभेद होने पर समाधान विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ करता है और विवाद की स्थिति में इन्हें मध्यस्थता अदालत में भेजा जाता है। ये 7 सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण है। इसके अध्यक्ष को विश्व बैंक नियुक्त करता है। और आइए अब बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की। भारत की नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री यानी क्लिनिकल ट्रायल्स सवालों के घेरे में है। हाल ही में कोविड-19 को त्वरित मंजूरी मिलने से नैदानिक परीक्षण की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठे हैं। नैदानिक परीक्षण लोगों पर किए जा रहे शोध अध्ययन होते हैं। इनके माध्यम से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया जाता है। ये परीक्षण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अधिनियम 1956 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 द्वारा शासित होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया यानी CTRI को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान के साथ होस्ट किया गया है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ये भारत में किए गए नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है। नैदानिक परीक्षण के नैतिक प्रभाव ये होते हैं कि ये उपचार तक पहुँच प्रदान करता है। इसमें ज्यादातर नैदानिक परीक्षण गरीबों पर किए जाते हैं। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप अक्सर उन्हें ऐसा उपचार मिल जाता है जिसे वे वहन नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के मामले में हित संघर्ष की भी समस्या है। ऐसे परीक्षणों के आयोजकों का परीक्षण की प्रायोजक कंपनियों में वित्तीय हित होने से वे अपने पेशेवर निर्णय से समझौता कर सकते हैं। साथ ही साक्षरता की कमी होने और कंपनियों द्वारा धोखेबाजी के माध्यम से ऐसे परीक्षणों की पूरी सच्चाई बताए बिना भाग लेने वालों की सहमति ले ली जाती है। अब नैदानिक परीक्षण में सुधार के कई तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, जैसे कि भाग लेने वाले रोगियों के पक्ष में जोखिम लाभ विश्लेषण के बाद नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। नैतिकता समितियों को परीक्षण के संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए जांचकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। साथ ही न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करने वाले अनुसंधान प्रस्तावों के अनुसार ऐसे संभावित नुकसान की निगरानी कैसे की जा सकती है, इस पर भी कार्य करना चाहिए। इसमें पूर्ण प्रकटीकरण के माध्यम से हित संघर्ष को कम किया जाना चाहिए। भारत में नैदानिक परीक्षण करने के लिए मूल सिद्धांत हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक
नियंत्रक से मंजूरी, विशेष नैतिकता समिति से अनुमति जहां नैदानिक अध्ययन डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ICMR की वेबसाइट पर अनिवार्य पंजीकरण। अगली खबर केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उच्चतर कोटा संबंधी विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री से राज्य के संशोधित आरक्षण प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। ये संशोधित प्रावधान राज्य में 76% आरक्षण का उपबंध करते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के ऐसे कानूनों की सूची दी गई है जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31B शामिल करके संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी अधिनियम या विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे किसी भी आकार के साथ असंगत हैं। अनुच्छेद 31B प्रकृति में पूर्व प्रभावी है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम या कानून हैं। इनमें से अधिकतर कृषि और भूमि कानूनों से संबंधित हैं। 9वीं अनुसूची और इसकी न्यायिक जांच की बात करें तो वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं। ये फैसला केशवानंद भारती के निर्णय और मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के अनुसार था। इसके अलावा IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में निर्णय दिया था कि अनुसूची 9 को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची के उद्देश्य हैं भूमि सुधार करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना। और आइए बात करते हैं मौसम के परिवर्तन की। कुछ राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद IMD ने राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में उच्च तापमान पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 अन्य राज्यों में भी हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। ये राज्य हैं सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। हीट वेव वायु के उच्च तापमान की एक ऐसी स्थिति होती है जिसके सीधे संपर्क में आने पर मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के उच्च स्तर पर या फिर सामान्य से बढ़कर किसी नियत तापमान तक पहुंचने के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हीट वेव के कई कारण हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में गर्म शुष्क हवाओं का प्रसार, ऊपरी वायुमंडल में नमी की अनुपस्थिति, बादल रहित आकाश और प्रति चक्रवाती स्थितियां। IMD ने हीट वेव के लिए कई मानदंड निर्धारित किए हैं, जैसे कि हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का उच्चतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर होता है तो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। और इसी तरह सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो सामान्य तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। इसी तरह से 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। जबकि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक बना रहता है तो हीट वेव की स्थिति घोषित की जानी चाहिए। अब हीट वेव के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों की बात करें तो इनको सबसे पहली बात तो कलर कोड्स में डिफाइन किया गया है। तो अगर स्थिति ग्रीन की है तो इसमें कोई सुझाव नहीं होता है, ये सामान्य दिन होते हैं और उच्चतम तापमान सामान्य के करीब ही होता है। येलो अलर्ट के दौरान सूचना के संपर्क में रहना जरूरी होता है। ये हीट अलर्ट की सूचना होती है। इसमें कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति 2 दिनों तक बनी रहती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सिवियर हीट अलर्ट है। इसमें 2 दिनों के लिए गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहती है। हालांकि गंभीर नहीं किंतु 4 से ज्यादा दिनों के लिए हीट वेव की स्थिति बनी रहती है। वहीं रेड अलर्ट का मतलब है कि अब कदम उठाने की जरूरत है। ये एक्सट्रीम हीट अलर्ट की स्थिति है। इसमें 2 से ज्यादा दिनों के लिए गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहती है, जो कि कुल 6 से ज्यादा दिनों के लिए हीट वेव या फिर गंभीर हीट वेव की स्थिति रहती है।
विश्व व्यापार संगठन की समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी टैरिफ विवाद में भारत के खिलाफ निर्णय सुनाया। WTO की समिति ने पाया है कि भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया था। भारत ने ये उल्लंघन मोबाइल फोन और इसके पुर्जों तथा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जैसे IT उत्पादों पर आयात शुल्क को लेकर चल रहे एक विवाद में किया था। भारत का ये विवाद यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान के साथ चल रहा था। इससे पहले इन देशों ने भारत द्वारा IT उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क लगाने की शिकायत की थी। आपको बता दें कि WTO की विवाद समाधान प्रणाली 1 जनवरी 1995 को लागू हुई थी। इसे 1947 के प्रशुल्क और व्यापार सामान्य समझौते GATT में कई संशोधनों और सुधारों को लागू करके गठित किया गया था। WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद किसी विवाद को निपटाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पक्षकार विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श चरण के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोज सकते हैं। अधिनिर्णयन के माध्यम से इसमें समिति और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट्स का अनुवर्ती कार्यान्वयन शामिल है। इन रिपोर्ट्स को विवाद निपटान निकाय द्वारा अपनाए जाने के बाद ये निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। WTO विवाद निपटान प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। पक्षकारों के बीच परामर्श, समिति द्वारा अथवा यदि लागू हो तो अपीलीय निकाय द्वारा अधिनिर्णय तथा निर्णय को लागू करना। यदि पक्षकार देश निर्णय का कार्यान्वयन नहीं करता तो WTO उस पक्षकार के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठा सकता है। अपीलीय निकाय में 7 सदस्य होते हैं। इन्हें DSB 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त करता है। कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। G7 देशों के जलवायु और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक सापोरो, जापान में हुई। इस बैठक में कई मुख्य निष्कर्षों पर पहुंचा गया। इसके मुताबिक G7 देशों ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक लगभग 43% और 2035 तक 60% तक कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक में G7 के देशों ने निर्धारित किया कि 2040 तक अतिरिक्त प्लास्टिक प्रदूषण को 0 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को 1 दशक आगे बढ़ाया गया। G7 सदस्यों ने सामूहिक रूप से 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 150 गीगावाट तक और सौर ऊर्जा क्षमता को 1 टेरावाट से ज्यादा तक बढ़ाने का संकल्प लिया। G7 अनअबेटेड जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध रूप से समाप्ति में तेजी लाएगा। इससे 2050 तक ऊर्जा प्रणालियों में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज प्रौद्योगिकी के बिना संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत को अनअबेटेड जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं ग्रुप 7 के बारे में। ये प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक संगठन है। ये वे राष्ट्र हैं जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में वर्चस्ववादी स्थिति में हैं। ये वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें करता है। इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करता है। इसके सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। G7 देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 46% हिस्सेदारी है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम के लिए विवाद समाधान तंत्र। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने LPCC के लिए DRM की घोषणा करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। DRM का उपयोग कई विवादों के निपटान के लिए किया जाएगा, जैसे कि समाशोधन सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिए, समाशोधन सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच विवाद के समाधान के लिए, LPCC और इसके विक्रेताओं के बीच मतभेद की स्थिति में, समाशोधन सदस्यों या उसके ग्राहकों और LPCC के बीच विवाद की स्थिति में, एक समाशोधन सदस्य और LPCC यानी कि लिमिटेड पर्पज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच विवाद को सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से या फिर मध्यस्थता पैनल द्वारा सुलझाया जाएगा। किसी विवाद पर मध्यस्थता पैनल के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। LPCC एक ऐसा संगठन है जिसे समाशोधन की प्रक्रिया का प्रबंधन करने और रेपो लेन देन के निपटान के लिए स्थापित किया गया है। समाशोधन सदस्य से मतलब समाशोधन निगम के उस सदस्य से है जो निगम के माध्यम से सौदों का समाशोधन करता है और उनका निपटान करता है। अगला टॉपिक है भारतीय खान ब्यूरो। IBM यानी कि भारतीय खान ब्यूरो ने ओडिशा में मैग्नीज अयस्क के अवैध परिवहन पर आपत्ति दर्ज की है। इस अवैध गतिविधि से राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। IBM की स्थापना 1948 में की गई थी। इसे देश के तटवर्ती और अपतटीय खनिज संसाधनों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय खान ब्यूरो एक राष्ट्रीय खनिज सूचना भंडार बनाने के लिए देश में खानों और खनिजों पर जानकारी का एक डेटाबेस तैयार करता है।
है। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 की धारा 23 राज्य सरकार को खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि भेजे जा रहे खनिज सही ग्रेड के हैं, साथ ही खनिज के सही ग्रेड पर नीलामी, प्रीमियम, रॉयल्टी और अन्य भुगतान प्राप्त करें। भारत में लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारत में लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण उन सेवाओं के लिए ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जिन सेवाओं को सीमित स्थानों और रिसेप्शन एरियाज में प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए ड्राइव इन थिएटर, अस्पताल रेडियो सेवाएं, मनोरंजन पार्क, क्लोज कम्युनिटीज आदि। अब इसमें मुद्दा यह है कि संचालन के लिए कई लाइसेंस की जरूरत है, उच्च वार्षिक शुल्क होगा, मानकों और किफायती ट्रांसमिशन उपकरणों की कमी है। साथ ही लाभ ये है कि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, ये आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रसारण करने में सक्षम है, ये लागत प्रभावी है और इस न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है अग्निवीर। ये योजना पिछले वर्ष काफी चर्चाओं में रही। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए पहला ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया है। ये सशस्त्र बलों में सेवा देने के इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए सेना में भर्ती करने की योजना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए पात्रता आयु 17.5 से 21 वर्ष है। सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए का सेवा निधि पैकेज प्राप्त होगा, जिसमें आयकर से छूट होगी। ओरियन अभ्यास ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच (GPGP) एक हालिया अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों को पता चला है कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में प्लास्टिक के ढेर पर कई तटीय जीव रहने लगे हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ा भी रहे हैं। GPGP उत्तरी प्रशांत महासागर में फैला समुद्री अपशिष्ट का एक संग्रह है। समुद्री मलबा कूड़े का वो ढेर है जो महासागरों, समुद्रों और अन्य बड़े जल निकायों में एकत्र होता रहता है। इसे प्रशांत अपशिष्ट भंवर यानी पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये गार्बेज पैच वास्तव में अपशिष्ट का 2 भागों में विभाजित संचय है। ये व्यापक उत्तरी प्रशांत उपोष्ण कटिबंधीय जायर से घिरा हुआ है। समुद्री धाराओं की वृत्ताकार परिसंचरण प्रणाली को जायर के रूप में संबोधित किया जाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसके कम से कम 50 वर्ष से पुराने होने का अनुमान है। और आइए बात करते हैं जैव विविधता की। टॉक मकैक। श्रीलंका चीन को 1 लाख टॉक मकैक निर्यात करने की योजना बना रहा है। ये एक लाल भूरे रंग का ओल्ड वर्ल्ड से संबंधित बंदर है। ये श्रीलंका की स्थानिक प्रजाति है। ओल्ड वर्ल्ड यानी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप की स्थानिक प्रजाति। इस प्राइमेट की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके सिर के शीर्ष पर बालों का टॉक यानी टोपी के रूप में होना है। इसकी एक बहुत लंबी और पतली पूंछ होती है। यह अत्यधिक सामाजिक प्राणी है। एक झुंड में 40 तक बंदर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN में इसे एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी, इसे पिट्टा मैगारिंचा के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना की गई। इस दौरान लगभग 179 पक्षियों को देखा गया था। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी एक एकांत प्रिय पक्षी है। इनकी लंबाई 17 से 19 सेंटीमीटर और वजन 45 से 65 ग्राम होता है। ये पक्षी आमतौर पर कीटों और अन्य छोटे अकशेरुकी जंतुओं को खाता है। ये भारत के पूर्वी भाग, विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी पाया जाता है। IUCN में इसे नियर थ्रेटन का दर्जा प्राप्त है। अहमदिया। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ने अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के 100 वर्ष पुराने उपासना स्थल को ध्वस्त कर दिया। अहमदिया धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति भारत के पंजाब में अमृतसर के पास कादियां यानी गुरदासपुर जिला में हुई थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना की थी। इसे इस्लाम के भीतर एक पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था। इस समुदाय में शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता की अपनी आवश्यक शिक्षाओं पर बल दिया गया है। अहमदिया मुस्लिम समुदाय आतंकवाद को स्पष्ट रूप से खारिज करने वाला प्रमुख इस्लामी समूह है।
उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल प्रेट यानी कि प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य रोग महामारी से निपटने की तैयारियों में सुधार लाना है। प्रेट रोगजनकों के संक्रमण के तरीकों के आधार पर रोगजनकों के समूहों के खिलाफ महामारी से निपटने संबंधी तैयारी में सुधार करने पर केंद्रित है। प्रेट पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के तत्वावधान में संचालित होती है। IHR लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है। प्रेट महामारी की तैयारी के लिए प्रासंगिक प्रणालियों और क्षमताओं के 3 स्तर निर्धारित करता है, जो सभी या फिर विविध खतरों के लिए क्रॉस कटिंग है, जो रोगजनकों के समूहों के लिए भी प्रासंगिक है और जो किसी एक रोगजनक के लिए विशिष्ट है। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।